बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक अच्छी ख़बर से शुरू कर लेते हैं। मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, हम एक रिसर्च करके लेकर आए थे कि जो गन्ने की फसल है या जो शुगर मिल माफिया है वो कितना नुकसान पहुँचा रहा है पाकिस्तान में कॉटन इंडस्ट्री को, और कपास की फसल को गन्ने ने कितना ओवरकम किया है। यानी 30% ज़मीन खा गया और डबल से ज़्यादा पानी पी गया गन्ना। हर साल गन्ने की जो फसल है वो एक मंगला डैम जितना पानी पीती है एक रिसर्च के मुताबिक। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की थी। हमने आपको ये बताया था कि शुगर मिल्स के अंदर काम करने वाले तमाम मुलाजमीन अगर इकट्ठे किए जाएं, ये 78 शुगर मिलें हैं, तो लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख आदमी मैक्सिमम बनता है। बस इतने लोग काम करते हैं 5 महीने के लिए, जबकि कॉटन इंडस्ट्री सारा साल चलती है। टेक्सटाइल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, गारमेंट्स है, बेशुमार चीज़ें हैं। तो स्पिनिंग है, इसके अंदर पावर लूम्स हैं, इसके अंदर सूतर मंडी में बेशुमार कारोबार होता है। तो वो सारा साल चलती है और 2 करोड़ के करीब लोगों को रोज़गार दे सकती है, बल्कि इससे ज़्यादा लोगों को। तो हमने इसके ऊपर एक बड़ा डिटेल वीलॉग बनाया था। आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, आपका बहुत शुक्रिया। लगातार आप लोग उसको देख रहे हैं। उसका नाम हमने रखा था कि 78 ख़ानदान बमुकाबला पूरा पाकिस्तान। अब मैंने आपको अंदर की खबर ये दी थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के एजेंडे पर यह चीज़ है। अब जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें क्या हुआ मंगल के रोज़, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि 12 मई मंगल के रोज़ जो कैबिनेट मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने इस चीज़ को अली जैदी ने रेज़ किया, जो वफाकी वज़ीर हैं। अली जैदी का ये नुक्ता उठाने के बाद तकरीबन कोई 7-8 वज़रा ने उनकी हमायत में आवाज़ उठाई, जिनमें ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जो हैं वो सिर फहरस्त हैं। और हैरानकुन तौर पर खुसरू बख्तियार साहब ने भी कहा कि ये बात ठीक कर रहे हैं खान साहब, इसके ऊपर काम होना चाहिए। और मुख्तलिफ वज़रा ने अली जैदी का साथ दिया। और उसके बाद हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर डिस्कशन की। अब जो वज़रा का कहना था वो भी यही कह रहे थे कि शुगर मिल जो है वो इतनी महंगी चीनी पाकिस्तान में बनाती है, लोगों को मिलती भी महंगी है, फिर ये जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमसे सब्सिडी भी ले लेते हैं, तो ये हमें लूट रहे हैं। हमें इनके बारे में एक पॉलिसी बनानी चाहिए और होना ये चाहिए कि शुगर को इंपोर्ट खोल दें, बाहर से सस्ती और अच्छी चीनी आ जाए, इनका मुकाबला शुरू हो जाएगा और जो गन्ना है उसकी फसल डिस्करेज होगी। यानी पाकिस्तान में लोग कम गन्ना लगाएंगे और कपास ज़्यादा लगाएंगे और आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर बूम करेगी। बल्कि यहाँ मिसाल दी गई कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकलता जा रहा है और वो ममालिक जिनके पास कभी वो कपास उगाते भी नहीं हैं, वो ममालिक पाकिस्तान से आगे निकलते जा रहे हैं इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो ये बड़ा अलार्मिंग था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आप सब देखते हैं, इसको सुनते हैं, इसको शेयर करते हैं, तभी इसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। अब पता नहीं कहाँ से शेयर होते होते ये कैबिनेट के मेंबर्स तक पहुंची है, उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन की, इसको सुना, तो अब ये तय पाया है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी के हवाले कर दिया ये मामला कि फौरी तौर पे इसके ऊपर आप एक सिफारशात बनाएं कि हम किस तरीके से इस माफिया को कंट्रोल करके दूसरी तरफ हम कपास को और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वापस अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देगी। तो आप सब बड़े मुबारक के मुस्तहिक हैं और ये एक अच्छी खबर थी और हमने एक इनिशिएटिव लिया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक रास्ता तो बना है, सफ़र शुरू हुआ है। अल्लाह करे कि आगे जाके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ अच्छा फैसला हुकूमत कर पाए। नंबर 2, एक बड़ी अच्छी खबर है नौजवानों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, उनके लिए जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में एक अजीबोगरीबी कानून था और पुराना चला आ रहा था और बहुत ही बेहुदा किस्म का था कि जिसका जब तक दिल चाहेगा वो उस महकमे में रह सकता है, सिर्फ आपको बना के रखना है। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से इस्लाहात इमरान खान साहब के एजेंडे का एक बुनियादी हिस्सा था। मैं आपको याद दिला दूं, वो जब अपोजिशन में थे तो कहते थे ब्यूरोक्रेसी के अंदर हम इस्लाहात लेकर आएंगे। अब वो क्या इस्लाहात थी, वो कुछ हद तक तैयार हो गई हैं, तकरीबन मुकम्मल है। अब वो खान साहब के सामने जा रही हैं अप्रूवल के लिए। मैं आपको पहले बता देता हूं कि अब होने क्या जा रहा है। ये डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हैं, सरकारी मुलाजमतों में इस्लाहात पर जो मामूर किया गया था, इनको ये एक सीनियर मुशीर हैं हुकूमत के, तो इन्होंने जो इस्लाहात तैयार की हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इनके साथ मिलकर काम किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां होता क्या था कि हर ऑफिसर 21वें ग्रेड तक पहुंच जाता था, चाहे वो काम करे चाहे वो काम ना करे, चाहे वो बहुत एक्टिव है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहा है, चाहे वो बिल्कुल सुस्त है, काहिल है, काम ही नहीं कर रहा। लेकिन दोनों जो हैं वो एक साथ उनको तरक्की मिलती है, दोनों जो हैं वो एक साथ उनकी तनख्वाह बढ़ती है, एक साथ उनके ग्रेड बढ़ते हैं, एक ही तरह की उनकी छुट्टियां, हर चीज़ एक तरह की। यानी इसको कहते हैं घोड़े को और गधे को एक ही लाठी के साथ हाँकना।
मैं ये क्योंकि एक मिसाल है इसलिए मैंने कही है, ये बड़े काबिल एहतराम है ब्यूरोक्रेट हमारे लिए। अब वो ब्यूरोक्रेट जो बेचारे नए नौजवान आके भर्ती होते थे, वो जब देखते थे कि पूरा जोर लगाने के बावजूद, बड़ा ज़बरदस्त काम करने के बावजूद, ये मेरा साथ वाला ब्यूरोक्रेट जो कुछ भी नहीं कर रहा, वो भी मेरे साथ साथ ग्रेड में तरक्की करता जा रहा है, वो भी मेरे साथ साथ ही तनख्वाह ले रहा है, उसकी भी सहूलियात मेरी तरह की हैं और उसकी भी इज्जत मेरी तरह की है मुआशरे में। तो ये चीज़ उनको इरिटेट करती थी। काम करने वाले लोगों को उनकी हौसला शिकनी होती थी, और जो काम नहीं करने वाले लोग हैं, सुस्त और काहिल लोग हैं, जो सिर्फ सीटें तोड़ने के लिए, कुर्सियां तोड़ने के लिए आते हैं, उनको जो है वो बड़े मज़े आते थे। उनकी हौसला अफजाई होती थी कि काम ना किए बगैर जो है वो नौकरी करें मज़े से। और नौजवान जो आते थे वो इसीलिए ख़राब हो जाते थे जब वो देखते थे कि एक अच्छा ऑफिसर और एक बुरा ऑफिसर वो दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो वो ये सोचते थे काम करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे तो वैसे ही सब कुछ मिल जाता है। तो ये अब इसको तरीक़ों को तब्दील कर रहे हैं। अगर आपको अपनी तनख्वाह में इजाफा करवाना है, अगर आपको तरक्की हासिल करनी है, तो उसका एक क्राइटेरिया बनाया जा रहा है कि जो कारकर्दगी करेगा, एफिशिएंट होगा, उसको मार्क्स मिलेंगे और उसके बाद वो तरक्की करेगा। सीएसएस का जो पुराना फरसूदा तरीकाकार है इम्तिहानात का, वो भी तब्दील करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, बड़े शार्प लोग, बड़े ज़बरदस्त लोग अगर किताबी कीड़े नहीं हैं तो वो ऑफिसर बन ही नहीं पाते। एक आदमी जिसको दुनिया का तजुर्बा ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि किस तरीके से हमने मूव करना और चीज़ें करनी है, वो रट्टे लगा लगा के सीएसएस कर लेते हैं। बाद में उनको ये सीखने में बहुत टाइम लग जाता है कि लोगों के साथ डीलिंग कैसे करनी। तो इस तरीक़ेकार को तब्दील कर रहे हैं ताकि बेहतर लोग जो हैं वो सिविल सर्विसेज में आएँ। नंबर 2, एक और चीज़ करने जा रहे हैं। वो चीज़ ये है कि जो आदमी जिस फील्ड में माहिर है उसको वहीं पर पोस्टिंग मिलेगी। यानी यहाँ पे होता ये था कि जो ज़्यादा नंबर लेके आते थे सीएसएस में, उनको चॉइस दी जाती थी कि जनाब आप पुलिस में जाना चाहते हैं, आप फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं, आप कस्टम में जाना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं, आप कौन कहाँ जाना चाहता है। तो ये इस किस्म की ऑप्शंस मिलती थी। लेकिन अब ये नहीं होगा। अब होगा ये कि जो आदमी जिस फील्ड का माहिर है वो उसी में काम करेगा बस अपनी रिटायरमेंट तक। ये इसके अंदर इस्लाहात में शामिल किया गया। अगर आप डॉक्टर हैं और आपने सीएसएस कर लिया है तो आप हेल्थ सर्विसेज के अंदर ही काम करेंगे, इन्हीं चीज़ों के अंदर काम करेंगे, वो आपकी एक्सपर्टी वो है। ऐसा नहीं होगा कि आप कह रहे हैं जी मैं फॉरेन सर्विस में जा रहा हूं तो आप चले जाएंगे। नहीं, अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर है और आप फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं, आपकी बड़ी ख्वाहिश है, तो फॉरेन सर्विस का मतलब पाकिस्तान से बाहर जाके ब्यूरोक्रेट के तौर पर नौकरी करना, मुख्तलिफ मुल्कों में 200 मुल्क हैं जहां मर्जी आप चले जाएं। तो उसमें अगर आप करना चाह रहे हैं नौकरी, तो उसमें कानून ये बनाया गया है कि आपको कम से कम इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर आपको एक डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो आपको जो है वो दीवानी और फौजदारी जो मुकदमात हैं उनका ज़ाब्ता कानून जो है उसके अंदर आपको जो है वो इम्तिहान पास करना पड़ेगा। अगर आप मुख्तलिफ सर्विसेज में इंजीनियर हैं और आपने सीएसएस कर लिया है तो आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इस तरह की जॉब्स हैं वो आपको वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, जो आदमी जिस चीज़ का माहिर है उसको वहाँ पे लगाए ताकि वो अपना काम सही तरीके से करे। यहाँ क्या होता था, जो डॉक्टर है उसको लगा देते थे जो है वो इंजीनियर की जगह पे, जो इंजीनियर है उसको लगा देते थे डॉक्टर की जगह पे। हर एक को इधर उधर लगा के तो सबको बेवकूफ़ बना के तो लोग पैसा बनाते थे, क्योंकि काम तो आता नहीं था। तो अब ये एक बड़ा ज़बरदस्त क्राइटेरिया सेट किया जा रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। पेंशन के हवाले से जो है वो एक आसान और मरबूत तरीक़ाकार इसके अंदर पूरा बताया गया, वो बहुत डिटेल है, लेकिन यह है कि इससे आने वाले वक्त में एक बेहतरी पैदा होगी। तो ये इस्लाहात हैं जो ब्यूरोक्रेट्स की होंगी। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि उमर अयूब साहब जो वफाकी वज़ीर हैं पानी और बिजली के, वो इस वक्त हमने एक ख़बर पे काम किया था आईपीपीज़ के ऊपर। इस वक्त वो आईपीपीज़ के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। एक तो मुझे उन्होंने क्लियर किया कि जो हमने उनका नाम लिया था कि उमर अयूब भी जो है वो आईपीपीज़ के अंदर शामिल हैं, उनके रिश्तेदार, तो उन्होंने कहा कि उनका तो बहुत दूर का कोई रिश्ता है और वो मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर मैं किसी ओहदे पे भी नहीं था जब ये उनको, और मेरा उनके साथ उस तरह का रिश्ता भी उस वक्त नहीं था। उनकी वाइफ के कहीं आगे रिश्तेदार हैं, उनसे रिश्ता है कोई, तो वो रिश्तेदार ज़रूर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा इसके साथ किसी किस्म का शेयर या किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये मैंने कन्फर्म भी किया कि उमर अयूब साहब का कोई बराह रास्त इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद नहीं है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनको जो है वो ये इख्तियार दिया है कि वो आईपीपीज़ के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, और आईपीपीज़ जो है उनको ये हुकूमत तकरीबन घुटनों पर ला चुकी है, तकरीबन ला चुकी है। और किसी भी वक्त जो है वो आप अच्छी खबर सुनेंगे कि पाकिस्तान में बिजली का रेट कम हो सकता है, पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जे जो हैं वो बहुत हद तक छूट सकते हैं, और ये सारा का सारा रीनेगोशिएट यानी दोबारा से ये सारी सौदेबाजी हो सकती है आईपीपीज़ के साथ। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। ये कुछ अच्छी खबरें थी, कुछ चीज़ें थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी।
अगर आपको हमारी ये रिसर्च और ये खबरें आपको पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।